हेलो दोस्तों, सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 43 पढ़ा था और हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग साथ में दो चीज़ पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि इतिहास पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी पढ़ रहे हैं। कभी इतिहास का पारी आ जाता है तो कभी पॉलिटी का बारी आ जाता है, तो हम हर एक टॉपिक के साथ लेकर चलते हैं। तो आज हम लोगों ने, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हम जब आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 43 तक हमने पढ़ाया था। आर्टिकल 43 में मैंने बताया था कि आर्टिकल 43 का क है और आर्टिकल 43 ख है। तो आर्टिकल 43 में मैंने बताया था कि कामगारों की भागीदारी, कामगार जो मजदूर होते हैं उनके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया था। और फिर आर्टिकल 43 का ख मैंने बताया था कि सहकारी समितियां, सरकार जो है क्या क्या कामगारों के बारे में एक्सप्लेन करती है, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। और आज हम लोग आर्टिकल 44 पढ़ेंगे, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46, आर्टिकल 47। बस यही आज 4 टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी जल्दी ख़त्म करना है और शॉर्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को बोर लगने लगता है ना, तो आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए जैसा आप लोग चाहते हो। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि समान सिविल संहिता। अब दोस्तों, समान सिविल संहिता का मतलब क्या है, इसको पढ़ने से देख लीजिए। समान मतलब समानता के बारे में बात कर रहा है ना। किस चीज के बारे में बता रहा है? समानता के बारे में बता रहा है। समान सिविल संहिता, जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, वो सभी धर्म के जितने भी कोड हैं, मतलब विवाह हुआ, शादी हुआ, ये सभी एक जैसे ही होनी चाहिए। सभी के लिए एक नियम होने चाहिए। सभी के लिए जैसे तलाक है, तो जैसे हिंदू मुस्लिम में जो जितने लोग हैं, हिंदू का जो तलाक है उसी नियम से उसका भी तलाक होना चाहिए। तो इसके बारे में सब आर्टिकल 44 में बताया गया है। किसी दिन मैं आर्टिकल 44 इतना बड़ा है ना कि आपको बता दें कि 20-30 या आधा घंटा 1 घंटा अगर हम बातें करें तभी भी नहीं खत्म होगा आर्टिकल 44 पर। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में ही लेकर आए हम। जैसे कि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि समान सिविल संहिता। तो इसका देखिए, उसके बारे में विवाह, तलाक, वसीयत और गोद में जो कानून है ना, देखिएगा, विवाह, तलाक, वसीयत, गोद लेने, जो गोद लेते हैं लोग, उससे संबंधित में कानून सभी धर्मों के लिए समान होने चाहिए। तो जो जो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, तो सभी के लिए विवाह और सभी के लिए गोद लेना, सभी के लिए तलाक देना, जैसे कि सभी के लिए एक समान होना चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल 44 में बताया गया है। तो आपने जैसे देखा होगा कि विवाह कई टाइप से होते हैं। जैसे कि पारसी में किसी एक्ट दूसरे एक्ट से होता है, मतलब अधिनियम से होता है, और हिंदू में किसी दूसरे अधिनियम से होता है, मुस्लिम में किसी दूसरे अधिनियम से होता है। जैसे कि विवाह की बात ही ले लीजिए, जैसे कि जो पारसी विवाह और तलाक किस एक्ट से होता है, तो एक्ट जो मतलब एक्ट बोले तो अधिनियम 1936, अधिनियम 1936 के तहत जो पारसी लोग होते हैं उनका विवाह और तलाक होता है। किसके अधिनियम से? तो एक्ट 29 मतलब 1936 के अधिनियम से। और इसी ईसाई में आ जाइए, तो ईसाई के लिए विवाह, जो भारतीय विवाह है, वो किस अधिनियम से होता है? तो देख लीजिए, 1872 के अधिनियम से होता है। और फिर जो सिख होते हैं, जो सिख, ये आनंद विवाह करते हैं, तो किससे? 1909 के अधिनियम से। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो मतलब हिंदू में कौन कौन से आते हैं, बौद्ध, जैन और ये सब पहले आते थे। तो ये जो रूल हैं इनके तो एक्ट एक ही समान है। एक्ट मतलब 1955 के ही तहत ये लोग सब विवाह करते हैं। आप जाते हो शादी करने के लिए तो विवाह एक्ट 1955 के तहत ही तलाक भी दे देते हो और शादी भी कर लेते हो। तो वही है अपने भारत में। लेकिन देखिएगा, मैंने क्या बोला कि पारसी विवाह तलाक एक्ट 1936 के समुदाय, ईसाई जो होते हैं वो भारतीय विवाह एक्ट 1872 के, और सिख जो आनंद विवाह करते हैं, आनंद विवाह अधिनियम जो होता है 1909 के तहत होता है। और इधर मुस्लिम में आ जाइए, मुस्लिम में सरिया होता है, सरिया आवेदन जो एक्ट होता है, अधिनियम 1937 के तहत होता है। और जो अपने हिंदू में जैसे कि बहुत सिख हो गए और कई लोग होते हैं, यहाँ भी लिखा है, लेकिन हिंदू में कई समुदाय आते हैं ना, तो उनका जो मैरिज एक्ट होता है, हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 के तहत होता है। किसके तहत होता है? एक्ट 1955 के तहत। ये सब कानून है। तो इसको देखिए, इसमें क्या क्या है, सभी का एक्ट अलग अलग है। सभी का मतलब कोई ही
मतलब समान है ही नहीं। तो इसी को समान जो है, समान सिविल संहिता सबको बराबर करने के लिए आर्टिकल 44 बनाने के लिए कहा गया है। ये समान सिविल संहिता सिर्फ एक राज्य में अभी लागू हुआ है, वो राज्य है गोवा। कहाँ है वो राज्य? सिर्फ गोवा है। और सभी भारत में ये लागू करने के लिए, जितने भी भारत के 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में लागू करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सरकारें उसको कर नहीं रही है। और जैसे कि राज्य पर ही डिपेंड होता है, ना कि ये केंद्र पर डिपेंड होगा। ये मैंने बोला था ना, जो ये सिर्फ राज्य ही कर सकता है, इसमें कोई, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। राज्य चाहे तो आपको दे, राज्य चाहे तो आपको ना दे। सब कुछ मैंने बताया था पूरा वीडियो में, एक एक्सप्लेन करके साथ में बताया था, है ना। तो मैंने क्या बोला? विवाह, तलाक, मतलब वसीयत और गोद। जैसे कि हिंदू में जो होते हैं, और हिंदू जो होते हैं मुस्लिम होते हैं, तो थोड़ा बता रहे हैं अभी इसके बारे में। तो मुस्लिम में दो जातियां होती हैं, शिया और सुन्नी। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी एक्ट अलग अलग नियम है, रूल अलग अलग हैं। महिलाओं को, मुस्लिम जैसे हैं तो उसमें महिलाओं के लिए जैसे कि धन होता है, ये वसीयत का मतलब धन दौलत होता है, जमीन जायदाद होता है वसीयत का मतलब ही। तो उसमें मुस्लिम लोगों ने दिया नहीं है। हिंदू लोग भी पहले नहीं देते थे, लेकिन जब से कानून इसमें बदलाव लाया है, जब से संविधान बना, तब से हिंदू में ये प्रथा चलने लगी कि लड़की को भी बराबरी का अधिकार होगा। तो हिंदू तो अपने आप में परिवर्तन कर लिया। तो इसीलिए जब हिंदू ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, तो इसीलिए लड़कियों को, महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हो गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय में जो है, उनमें अभी भी शायद नहीं हो पा रहा है। तो उसी के बारे में सब एक समान करने के लिए ये आर्टिकल 44 लाया गया। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 44 समझ में आया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 45 पढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 45 पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने जब संविधान में आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में उसमें संविधान संशोधन करके एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। उसको शायद मैंने नहीं बताया था। 86वां संविधान संशोधन करके उसको आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो बच्चा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क, आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क कक्षा 1, 2, 3, 4, 8 तक बच्चों को आप पढ़ाते हो कि नहीं? आप अपने घर में जितने भी आस पड़ोस होते हैं बच्चे, उनको 8 तक फ्री में शिक्षा दिया जाता है ना। तो वही संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसको आर्टिकल 21 में लाकर 21A करके जोड़ दिया गया। उसमें यह कहा गया कि आपके घर में बच्चा 6 से 14 साल है तो उसको शिक्षा का अधिकार, मतलब निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जब निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कितनी, मतलब सरकारें आप लोगों को, आपके बच्चे को कितना फीस देती है। मतलब फीस तो नहीं देती है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्कूली ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, हर एक चीज़ आप खुद सोच कर देखिए, कितने अरबों खरबों बच्चे हैं, सबको सरकार फ्री में देती है। अगर ये संविधान नहीं बना होता तो क्या आपके घर के जो बच्चे हैं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, है ना। तो आप सोच कर देखिए कितना खर्च, आप अगर अपने घर के ही बच्चों का अगर कपड़ा लेने जाते हो तो सोच कर देखिए कि आप 2000, 3000 एक बच्चे का अगर पूरा सेट लेने जाओ तो बैठता है। तो सोचिए कि सरकार आपको कितना दे रही है, आप खुद सोच कर देखिए। तो ये किसका देन है, तो आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल देखिए, हाँ वो 21 में था, 21 में। अब जो आर्टिकल 21A में था वही बात यहाँ 45 में कहा गया है, क्योंकि ये जो DPSP है और मौलिक अधिकार का ही रूप है, सेम टू सेम है ना। तो ये आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा, राज्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल इधर आप जब 36 पढ़ोगे, 36 आर्टिकल 35, 36 में पढ़ोगे तो राज्य के बारे में बताया गया है। तो जो देखिए DPSP जो है वो मौलिक अधिकार से उठकर ही कॉपी करके अधिकतर लिया गया है। जो मौलिक अधिकार ये बाबा साहब का लिखा है, मतलब बाबा साहब का ही बनाया गया है। वो पूरा जो मौलिक अधिकार है वो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप एक आम नागरिक होकर भी आप लड़ सकते हो, कहीं भी आप लड़ सकते हो। अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा कि जो बुर्खा पहनने पर भी पाबंदी लगा दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसे जो नियम है, आर्टिकल 25 का हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उसका, इसमें आर्टिकल 25 का वो है ही नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा होना चाहिए कि आर्टिकल अगर 25 का वो उल्लंघन है, कृपाण धारण करने के लिए सिखों के लिए कहा गया है। तो मुस्लिमों के लिए आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि मुस्लिम जो है, अगर या जैन है या मुस्लिम है या किसी भी धर्म का है, अगर वो चाहता है
तो स्कूल जाता है और उसका जो नियम है वो अपना पहनकर ही जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें कहा गया है आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में, 29 में अगर जा रहा है वो बच्चा, जैसे कि जैन धर्म में नंगे धड़ंगे ऐसे पहनकर चले जाते हैं अधिकतर, जैसे कि उनको कपड़ा पहनने का वर्जित है, जैसे हल्का फुल्का पहनकर जाते हैं तो वो जा सकते हैं, ये आर्टिकल 29 में है। लेकिन अगर उसको अपमान हो रहा है तो उसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 30 में उसके एक जस्ट बाद में कहा गया है, अगर आपका अपमान हो रहा है, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं या टीचर मजाक उड़ा रहा है, तो आप अपना खुद का एक कॉलेज संस्थान खोल सकते हैं। तो आपने देखा नहीं होगा कि मुस्लिम लोग भी अपना संस्थान खोलते हैं, जैन भी उसी का तो फायदा सब लोग उठाते हैं। एक आम नागरिक होकर भी अपना स्कूल खोल लेता है, तो खोलेगा और सरकार उसको पैसा देगी। इसीलिए तो देखते हैं कि आपके गांव में 10-10 स्कूल, 5-5 स्कूल अब हो गए हैं ना, तो वो आर्टिकल 30 के बदौलत है। नहीं तो किसी की क्या औकात है कि स्कूल खोल ले। और आज बाबा साहब का एहसान भूल जाते हैं सब लोग, है ना। तो वही है, मैंने क्या बोला, आर्टिकल 14 से लेकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये किसमें कहा गया है। तो हाँ, एक बात और, तो आर्टिकल 45 में ये कहा गया है। तो उसी में आपको बता दें कि जैसे कि सरकार तो वैसे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो अन्याय तो कर ही रही है मुस्लिमों के साथ में, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है तो लोगों को ये भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जैसे कि स्कूलों में मतलब ये भी कहा गया है कि स्कूलों में कोई आप धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते हो, ना ही किसी को किसी मतलब देवी देवता का प्रचार कर सकते हो। अपना खुद का, जैसे कि आपके जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। तो लोग तो धर्म का प्रचार कर तो रहे हैं ना। आप खुद देखिए, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योति गमे वगैरह वगैरह बहुत से गीते चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में वो चल रहे हैं, तो इसको भी तो रोकना चाहिए ना। टीके लगा लगा कर पंडित, जैसे कि ब्राह्मण लोग हो गए और बहुत से लोग होते हैं, तो ये भी तो एक धार्मिक स्वतंत्रता होने, उनको रोकना चाहिए ना। ये भी क्यों नहीं रोका जा रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम जो होती हैं वो लड़कियां अक्सर करके अंदर से तो ड्रेस पहनी होती हैं, लेकिन उनको जो बुर्खा होता है उसको रोक लगाया जा, वो पहन कर जाती है, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को। हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। लोगों को जलन कितना है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। खैर छोड़िए। आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, जैसे कि आपका प्राथमिक विद्यालय हो गया, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल देखिए, इसमें भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया था शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो शिक्षा का अधिकार है, ये देखिएगा इधर, इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। तो जो हमारा शिक्षा अधिनियम है, जो संसद है, इसने 2009 में शिक्षा अधिनियम एक्ट पारित किया। कब किया? 2009 में। और 2009 में शिक्षा अधिनियम पारित किया, लेकिन 2010 में, कब? 2010 में इसे पूरी तरह से पूरे भारत में लागू कर दिया। तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को पूरा लागू कर दिया। जो मतलब जो हमारा शिक्षा का अधिकार है ना, आपने 21A में जोड़ा है, तो ये एक्ट कब पारित हुआ? एक्ट याद रखिएगा, अधिनियम जिसको बोलते हैं। तो 2009 में तो ये लाया गया संसद द्वारा, लेकिन क्या हुआ, इसको पारित पूरा कर दिया 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में ये पूरा लागू कर दिया गया। देखिएगा, इस एक्ट में 7 अध्याय और 38 खंड है। जो हमारा एक्ट है ना 2009 और 2010 का, इसमें लागू हुआ, तो इसमें कितना है? 7 अध्याय है और 38 खंड है। किसमें? जो हमारा शिक्षा का अधिकार है जो। और इस एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों को, आप खुद यहाँ पर सोच कर देखिए, जब ये एक्ट लागू नहीं था और अभी भी लागू है, ध्यान से देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के जितने लगभग बच्चे हैं, 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख, मतलब 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख, 22 करोड़ मतलब पूरा 100% मान लीजिए, तो 92 लाख मतलब 4.6% बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है, सरकारी स्कूल। ध्यान से देखिएगा, वो लिखा है इधर, 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख मतलब 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 मतलब 1.71 लाख का मतलब 1,71,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। अब वित्त मंत्री की बात सुनिए, वित्त जो आयोग है उसके बारे में, जिसमें से 25,000 करोड़ जो हमारा देखिए 1 पॉइंट मतलब 1,00,000
71,000 करोड़ है जो, उसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्य को देगी। जैसे कि कोई राज्य है, उसको वित्त आयोग अपने तरफ से 25,000 करोड़ रुपए देगी। किसको? शिक्षा के लिए। जो बच्चे अभी बेरोजगार हैं, मतलब बेरोजगार नहीं, जो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए वित्त आयोग क्या करेगी? तो वो शिक्षा देगी। क्या करेगी? वो अधिकार देगी, है ना दोस्तों। तो ये तो आर्टिकल हमारा क्या हो गया? ये तो आर्टिकल हमारा 45 हो गया। अब आर्टिकल 46 क्या पढ़ेंगे? अब आर्टिकल 46। तो दोस्तों आर्टिकल 46 क्या है? इसमें SC ST जो है क्या है? इसमें SC ST के बारे में बताया गया है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि SC ST और दुर्बल जो वर्ग के लोग हैं, क्या है? SC ST, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद रखिएगा। आर्टिकल जो हम पढ़ा रहे हैं ना, 395 आर्टिकल, एक एक पॉइंट जो आप खुद उसको अगर रट लोगे ना, तो आपके समझ लीजिए कि आप कितना आगे हो जाओगे, समझ लीजिए। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC ST और दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में क्या क्या आते हैं कि जैसे कि OBC हो गए और माइनॉरिटी के लोग हो गए, तो उसमें SC ST और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों अभिवृद्धि, मतलब हितों के अभिवृद्धि, मतलब उनके बारे में बताया गया है कि जैसे SC है, ST है और OBC है और अल्पसंख्यक, जैसे अल्पसंख्यक में जो बहुत से लोग होते हैं, उनके शिक्षा के बारे में, और अधिक मतलब जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष के बारे में बताया गया है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और उसी में उसके नीचे आ जाइए तो जो SC ST OBC हैं, इनको शिक्षा मतलब अलग से इनको छूट देना चाहिए, इसमें भी कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 46 में कहा गया है शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों में अभिवृद्धि, मतलब उनको 51%, जैसे कि उनको आरक्षण लगभग देनी चाहिए 50 या 51% शिक्षा में भी। और दुर्बल, जैसे कि शिक्षा लोग कराते हैं बच्चे, इतने इन पर अत्याचार लोगों ने ढाया है कि इनको इतना नीच समझा जाता था SC ST OBC वालों को कि कुछ पूछो नहीं। इनके हाथों से खाया नहीं जाता था, इनके हाथों से मतलब इनको शिक्षा में इतना गिरावट कर दिया गया था, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनके घर की बेटी बहू जो होती थी, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसीलिए जब सरकारें बनी और जब जैसे कि संविधान लिखा गया, तो उनमें SC ST OBC जितने हैं, इनके बारे में इसमें आरक्षण दिया गया कि हाँ भाई, इसको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। और इसको, ये बहुत शिक्षा से नीचे हुआ, मतलब शिक्षा से नीचे गिरा हुआ है, इसको अगर उठाना है, इसको अगर बराबरी में लाना है, लोग बराबरी तक नहीं समझते थे, अगर उसको बराबरी में लाना है तो इसको शिक्षा में भी कुछ आरक्षण दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कुछ आरक्षण दे दिया जाए। इसीलिए आर्टिकल 46 में भी ये कहा गया है। क्या कहा गया है? SC ST मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, SC ST और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से रक्षा। अगर हम लोग आरक्षण दे देते हैं तो इनके साथ क्या होगा? SC ST OBC के साथ ना ही कोई सामाजिक इनके साथ शोषण करेगा, और ना ही इनके साथ मतलब सामाजिक अन्याय एवं शोषण से रक्षा, इनके साथ ना ही कोई शोषण करेगा, और समाज में इनको भी बराबरी मिल जाएगी। तो आर्टिकल ये 46 हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 47 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल दोस्तों 47 क्या है? इसको मिटाना पड़ेगा। रजिस्टर कहाँ गया? 47, आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार, नशीली दवा, और शराब पर प्रतिबंध। इसको ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 47 में साफ साफ कह दिया है कि पोषाहार क्या है? पोषाहार और नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध है, मतलब इसको रोक लगा दिया है। लेकिन आज भी हमारे भारत में, हमारे राज्य में जितने भी 28 राज्य हैं, उसमें आज भी खुला मतलब दारू, शराब और सब कुछ बिक रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार में शराब पर लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, वहां की सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी लोग पी रहे हैं। अपने भारत, अपने यूपी राज्य में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, अगर राज्य चाहती तो इसको रोक लगा देती, लेकिन राज्य को भी, जो हमारी सरकारें हैं ना, यूपी की सरकार, इसको भी फायदा हो रही है, इसीलिए तो नहीं रोक रही है ना। अगर ये बंद कर देगी तो उसका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, चारों तरफ से पैसा आना बंद हो जाएगा। लोग इतने पागल हो गए हैं शराब के चक्कर में कि
कुछ पूछिए नहीं। देखिए पोषाहार मतलब जो खाने वाली चीजें होती है ना, नशीली पदार्थ खाने वाली चीजें होती है, ड्रग्स वगैरह भी होती हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि सूंघने वाली चीज होती हैं और खाने वाली भी चीजें पदार्थ होती हैं। तो यही पोषाहार जो खाने वाली चीज होती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है नशीली पदार्थों में। और इधर नशीली दवा, जैसे कि दवाएं आती हैं, जो नशा करने वाली दवा आती हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और शराब जो है, शराब तो एक वायरस की तरह फैल रहा है। ये अच्छा खासा घर को बर्बाद कर दे रहा है। नशीली दवा का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि सिगरेट में लोग क्या करके ड्रग्स, चरस वगैरह, गांजा, भांग सब करके ये पीते रहते हैं। ऐसे समाज सुधरेगा? ऐसा हमारा यूपी सुधरेगा? ऐसा हमारा भारत सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो सरकार को चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। लेकिन यही अगर मौलिक अधिकार में होता, किसमें? मौलिक अधिकार में होता अगर ये, तो ये कब का प्रतिबंध लग गया होता। एक आम आदमी भी पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट और कहता कि हमारे घर को बर्बाद कर रहा है ये, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां की, उसको ये रोक लगानी पड़ती। क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार में कहा गया है कि एक आम आदमी के लिए भी आरक्षण है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके घर पर या किसी पर आपत्ति है। लेकिन ये डीपीएसपी में है क्या? अगर राज्य चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगाए और राज्य चाहे तो नहीं लगाए, कोई रोक नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगी, ना ही हाई कोर्ट रोक पाएगी। लेकिन राज्य की सरकार अगर चाहेगी तो रोक सकता है। लेकिन राज्य की सरकार क्यों चाहेगी? उसको तो पैसा आ रहा है ना। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दे रहे हैं ये सब। अच्छे अच्छे खासे घर जो है बर्बाद हो जा रहे हैं इन चंद नशे की वजह से। घर बिक जाते हैं लोगों के, पता है ना। आपके घर में भी होंगे पीने वाले। लेकिन एक साथ अगर आवाज उठाया जाए तो ये रुक सकता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है। आर्टिकल 47 साफ साफ लिखा है इसमें, डीपीएसपी में नशीले पदार्थ हैं, शराब है, पोषाहार है, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन कौन देखता है? किसी को पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। सब बैल ही भरे पड़े हैं। जानकर अपनी आंखों में धूल झोंक, मतलब जानकर अनजान बनने, सामने दिखता है लेकिन फिर भी लोग कुछ नहीं बोलते। कैसे सुधरेगा समाज? तो यह आर्टिकल 47 था। अब आर्टिकल 48 है, 48A है, 49 है, 50 है, 51 है। ये हमारा डीपीएसपी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। समझ रहे हैं ना? तो हम एक वीडियो और बनाकर डीपीएसपी समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में कहाँ से आया है? तो स्पेन में आया है, स्पेन से, है ना, याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 47 समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ, गांव के लोग और देहात के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, राज्य के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको रोकना पड़ेगा। एकता में बहुत बल होती है। आए दिन दलितों पर अत्याचार होते जा रहे हैं, दलितों के घर ही बर्बाद हो रहे हैं। आपने देखा है कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इनको पीते हुए? अधिकतर 100 में 2% ही लोग होंगे जो पीते होंगे, क्योंकि राज्य में तो उन्हीं का सबका राज है। बर्बाद तो SC ST OBC हो रहे हैं ना। आपने देखा है कभी किसी को? बड़े बड़े जो लोग हैं उनको देखा है? मतलब जो बड़े ऊंचे, अपने आप को ऊंचे समझते हैं। अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, कोई सब समान है। अगर आपको कोई ऊंचे अपने आप को समझता है, आपको कोई नीचा दिखाता है, तो आपको आर्टिकल आज़ादी देती है कि आप एक वीडियो बनाइए, एक सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाइए। आपको मौलिक अधिकार देता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप सोचो कि इतना शक्तिशाली बन गए हो, है ना। तो आई होप आज इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा और अपने लोगों तक बताइए कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का महत्व क्या है। सब कुछ आर्टिकल में ही रखा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आपके आस पड़ोस भाई भतीजा कोई है तो उसको पढ़ाइए। A to Z एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताता है। सिर्फ आएंगे मोटे शब्दों में, हाँ पोषाहार इसे रोक लगा दिए, बस हो गया। नहीं, हमको पूरा अंदर गहराई तक जानना है। अगर जानना है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 395 जिस दिन आर्टिकल आप पूरा पढ़कर निकलोगे ना, आप हमसे पढ़कर निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है, कुछ कर लेंगे, दुनिया में आए हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।